सभी बच्चों को जय हिंद। मैं सुरेश उके, जिला सुकमा, छत्तीसगढ़। बच्चों, आज हम कक्षा 10वीं विषय सामाजिक विज्ञान अध्याय 21 विकास की समझ के महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। वस्तुनिष्ठ प्रश्न। खंड अ, सही विकल्प का चयन कीजिए। पहला, शहर के विकास का लक्ष्य है। विकल्प ए विकसित जनता, विकल्प बी पक्की सड़कें, विकल्प सी अस्वच्छता, विकल्प डी अस्पताल। सही उत्तर विकल्प बी पक्की सड़कें। दूसरा, कारखानों का निर्माण हो। विकल्प ए बंजर भूमि पर, विकल्प बी कृषि भूमि पर, विकल्प सी सड़कों पर, विकल्प डी कहीं भी। सही उत्तर विकल्प ए बंजर भूमि पर। तीसरा, सार्वजनिक हित में आता है। विकल्प ए छात्रवृत्ति, विकल्प बी कर बढ़ाना, विकल्प सी नए कर लगाना, विकल्प डी इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर विकल्प ए छात्रवृत्ति। चौथा, महिलाओं की बेहतर शिक्षा का उपाय है। विकल्प ए बालिका शिक्षा की व्यवस्था, विकल्प बी पुरस्कार योजना, विकल्प सी छात्रवृत्ति, विकल्प डी आर्थिक सहायता। सही उत्तर विकल्प ए बालिका शिक्षा व्यवस्था। पांचवा, मान लीजिए एक समूह में 5 परिवार हैं। इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 4,000 रुपये है। यदि अगले 2 वर्ष में इन परिवारों की प्रति व्यक्ति औसत आय 5,000 हो जाती है तो हम कह सकते हैं कि विकल्प ए समूह का स्तर घटा है, विकल्प बी सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है, विकल्प सी समूह का स्तर बेहतर हुआ है, विकल्प डी सभी व्यक्तियों की आय घटी है। सही उत्तर विकल्प बी सभी व्यक्तियों की आय निश्चित रूप से बढ़ी है। छठवां, सरकार द्वारा बिजली की सुविधा प्रदान की जाती है। विकल्प ए अतिरिक्त बिजली का उपयोग करने के लिए, विकल्प बी पैसे कमाने के लिए, विकल्प सी सार्वजनिक हित के लिए, विकल्प डी सरकारी कार्यालयों के लिए। सही उत्तर विकल्प सी सार्वजनिक हित के लिए। खंड ब, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला, विकास दर नापने का संकेत खाली स्थान है। उत्तर राष्ट्रीय आय। दूसरा, औसत आय से आय के खाली स्थान की असमानताएं छिप जाती है। उत्तर वितरण। तीसरा, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की खाली स्थान व्यवस्था होनी चाहिए। उत्तर पूर्ण। चौथा, देश के विकास का लक्ष्य खाली स्थान है। उत्तर सार्वजनिक हित। पांचवा, वर्ष 2011 में भारत की जीवन प्रत्याशा खाली स्थान है। उत्तर 67 वर्ष। खंड स, उचित संबंध जोड़िए। पहला, उद्योगों का दुष्प्रभाव है। उत्तर पर्यावरण प्रदूषण। दूसरा, सामाजिक विकास है। उत्तर अवसरों की समानता। तीसरा, जीवन प्रत्याशा है। उत्तर औसत आयु। चौथा, विकास का सूचक है। उत्तर राष्ट्रीय आय। पांचवा, बिजली की सुविधा है। उत्तर सार्वजनिक हित। बच्चों, अब हम अति लघुत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। प्रश्न क्रमांक 1, आपके यहाँ सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने एवं सबके लिए उपलब्ध करवाने हेतु 3 सुझाव रखिए। उत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य सुविधा को बेहतर बनाने एवं सबके लिए उपलब्ध करवाने हेतु सुझाव इस प्रकार है। पहला, स्वास्थ्य केंद्र में डॉक्टर एवं दवाइयाँ उपलब्ध हो। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र में अनवरत चिकित्सा सेवा उपलब्ध हो। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र बिना भेदभाव के कार्य करे और राजनीतिक दबाव से मुक्त रहे। प्रश्न क्रमांक 2, दिहाड़ी मजदूर के दृष्टि से विकास के क्या लक्ष्य है। उत्तर, दिहाड़ी मजदूर की दृष्टि से वर्ष भर काम की प्राप्ति व बेहतर मजदूरी विकास का लक्ष्य है। प्रश्न क्रमांक 3, आय के असमान वितरण का क्या असर पड़ता है। उत्तर,
आय के असमान वितरण से पहला, विकास की दर बदल जाती है। दूसरा, वर्ग भेद उत्पन्न होता है। तीसरा, सामाजिक असमानता दिखती है। प्रश्न क्रमांक 4, अपने आसपास के किन्हीं दो परिवारों के प्रति माह व्यय का पता कीजिए। इनमें यह अंतर क्यों है, उसे समझाइए। उत्तर, दो परिवारों के प्रति माह व्यय में भिन्नता के कारण इस प्रकार है। पहला, अशिक्षा। दूसरा, अवसर की उपलब्धता। तीसरा, कार्य क्षमता में भिन्नता। प्रश्न क्रमांक 5, सकल घरेलू उत्पाद का अर्थ बताइए। उत्तर, सकल घरेलू उत्पाद का आशय राज्य के एक वित्तीय वर्ष के दौरान सभी उत्पादित अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य से है। प्रश्न क्रमांक 6, विकास को मापने के संकेतक क्या होते हैं। उत्तर, विकास को मापने के संकेतक पहला, राष्ट्रीय आय। दूसरा, वस्तु एवं क्रय क्षमता। तीसरा, उत्पादन का जन लाभ। प्रश्न क्रमांक 7, विकास क्या है अथवा विकास से क्या तात्पर्य है, समझाइए। विकास का अर्थ प्रगति, उन्नति, बेहतर जीवन स्तर, उत्तम पौष्टिक आहार, इन सारी चीज़ों से लेते हैं। इस प्रकार व्यक्ति अपनी आवश्यकताओं और आकांक्षाओं को पूर्ण करते हुए एक सुव्यवस्थित जीवन बनाए, यही विकास कहलाता है। प्रश्न क्रमांक 8, उद्योगों का दुष्प्रभाव सर्वाधिक हानिकारक क्यों माना जाता है। उत्तर, उद्योगों के कारण पर्यावरण का ह्रास होता है, प्रदूषण का जन्म होता है, यह मानव जीवन के लिए हानिकारक है। प्रश्न क्रमांक 9, सामाजिक विकास का आधार क्या हो सकता है। उत्तर, सामाजिक विकास का आधार सामाजिक सुरक्षा, भेदभाव रहित व्यवहार, वंचित वर्गों के लिए विशेष संरक्षण, सामाजिक विकास, यही आधार है। प्रश्न क्रमांक 10, देश के विकास का सूचक क्या है। उत्तर, राष्ट्रीय आय देश के विकास का सूचक है। प्रश्न क्रमांक 11, उपभोग व्यय क्या होता है। उत्तर, लोगों के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की वस्तु और सेवाओं पर किए गए खर्च को उपभोग व्यय कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 12, विकास का मुख्य लक्ष्य क्या होना चाहिए। उत्तर, विकास का मुख्य लक्ष्य सार्वजनिक हित होना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 13, जीवन प्रत्याशा क्या है। उत्तर, एक व्यक्ति के औसत अनुमानिक जीवन काल को जीवन प्रत्याशा कहते हैं। प्रश्न क्रमांक 14, सरकार द्वारा बिजली सुविधा किसके लिए प्रदान की जाती है। उत्तर, सरकार द्वारा बिजली सुविधा सार्वजनिक हित के लिए की जाती है। प्रश्न क्रमांक 15, भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में बराबर होना क्या दर्शाता है। उत्तर, भारत की प्रति व्यक्ति आय नेपाल से अधिक होते हुए भी मानव विकास सूचकों में बराबरी के कारण पहला, वर्ग भेद अधिक। दूसरा, शिक्षा के स्तर में भिन्नता। तीसरा, बेरोजगारी और आय की कमी को दर्शाता है। प्रश्न क्रमांक 16, ऐसे उदाहरण सोचिए जहां वस्तुएं और सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। उत्तर, कुछ ऐसे उदाहरण हैं जहां वस्तुएं एवं सेवाएं व्यक्तिगत स्तर की अपेक्षा सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता और कारगर होगा। उदाहरण के लिए, पहला, हवाई सफ़र, रेल का सफ़र और बस का सफ़र सामूहिक स्तर पर ही उपलब्ध कराना सस्ता और कारगर है। दूसरा, सड़कें सामूहिक रूप से ही सस्ता और कारगर उपाय है। तीसरा, पार्क, अस्पताल, स्कूल आदि सुविधाएं भी सामान्य लोगों के लिए सामूहिक स्तर पर उपलब्ध कराना अधिक सस्ता व कारगर रहेगा। चौथा, सुरक्षा व्यवस्था तथा सार्वजनिक सुविधाएं जैसे स्वच्छ पेयजल, स्वच्छ पर्यावरण, सिनेमाघर, मॉल आदि। बच्चों, अब हम लघु उत्तरीय प्रश्नों का अभ्यास करेंगे। पहला,
सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र किस प्रकार के होने चाहिए? उत्तर, सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्र सबके लिए एवं सबकी सुविधा के लिए होते हैं। इनमें ये सुविधाएं होनी चाहिए। पहला, डॉक्टर एवं दवाइयाँ नियमित रूप से उपलब्ध होना चाहिए। दूसरा, चिकित्सा सेवा लगातार मिलती रहे। तीसरा, स्वास्थ्य केंद्र बिना भेदभाव के काम करे एवं राजनीतिक दबाव उन पर न हो। प्रश्न क्रमांक 2, आप अपने विद्यालय के लिए क्या संकेतक निर्धारित करेंगे? उत्तर, विद्यालय के विकास के लिए हम इस प्रकार संकेतकों का निर्धारण करेंगे। पहला, प्रत्येक कक्षा में छात्र संख्या का निर्धारण। दूसरा, छात्र संख्या के अनुरूप कमरों का निर्माण। तीसरा, परिसर में प्रसाधन एवं स्वच्छता। चौथा, शुद्ध पेयजल की पूर्ति। पांचवा, प्राथमिक स्वास्थ्य सुरक्षा। छठवां, पर्याप्त अध्यापन एवं कुशल अध्यापक। आठवां, पाठ्य सहगामी विधाएं। नौवां, शाला कैलेंडर। प्रश्न क्रमांक 3, आपके गांव शहर के लिए कौन कौन से विकास के लक्ष्य होने चाहिए और क्यों? कुछ उदाहरण देते हुए समझाइए। अथवा गांव के विकास के लिए 2 लक्ष्य लिखिए। उत्तर, गांव अथवा शहर के विकास के लक्ष्य इस प्रकार है। पहला, गांव में सड़कें हो। दूसरा, स्वास्थ्य केंद्र हो। तीसरा, पेयजल हो। चौथा, स्वच्छता हो। पांचवा, सार्वजनिक वितरण प्रणाली सुनियोजित हो। छठवां, विद्यालय हो। सातवां, ग्रंथालय हो। प्रश्न क्रमांक 4, विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति को सार्वजनिक हित की श्रेणी में क्यों रखा जाता है? उत्तर, विद्यार्थियों को प्रदान की जाने वाली छात्रवृत्ति को सार्वजनिक हित में रखने का कारण इस प्रकार है, क्योंकि विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति 2 आधार पर दी जाती है, या तो मेधावी छात्रों को या गरीब छात्रों को। मेधावी छात्रों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति का उद्देश्य श्रेष्ठ छात्र की गुणवत्ता का विकास करना और उसे प्रोत्साहन देना, ताकि वह अपनी प्रतिभा को विकसित कर राष्ट्र के विकास में योगदान दे सके। गरीब छात्र को छात्रवृत्ति इसलिए दी जाती है क्योंकि शिक्षा का उद्देश्य नागरिक गुणों का विकास करना होता है। यदि गरीब बच्चा आर्थिक अभाव के कारण शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाता है तो वह आगे चलकर राष्ट्र के विकास में अपना योगदान नहीं दे सकेगा। अतः विद्यार्थियों को दी जाने वाली छात्रवृत्ति को सार्वजनिक हित की श्रेणी में रखा जाता है। प्रश्न क्रमांक 5, आपके मतानुसार सार्वजनिक हित को ध्यान में रखते हुए इस उदाहरण में क्या कार्य किया जाना चाहिए? उत्तर, पहला, कारखानों के निर्माण में बंजर भूमि का उपयोग। दूसरा, कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण न हो। तीसरा, उत्खनन वैज्ञानिक पद्धति से हो। चौथा, उद्योगों में लगे लोगों की जीविका की जिम्मेदारी सरकार ले। पांचवा, स्थानीय लोगों को विकास के अवसर मिले। प्रश्न क्रमांक 6, भारत में मानव विकास सूचकांक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए और क्या प्रयास किए जाने चाहिए? उत्तर, भारत में मानव विकास सूचकांक के लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयास। पहला, शिक्षा का स्तर बढ़ाना। दूसरा, रोजगार के नए अवसर प्रदान करना। तीसरा, सबको शिक्षा सबको काम मिले। चौथा, विकास दर में वृद्धि। प्रश्न क्रमांक 7, आपके क्षेत्र में क्रियान्वित की जा रही विकास योजनाओं में क्या संभावनाएं दिखती है? क्या कोई विरोधाभास दिखाई देता है? संक्षिप्त में समझाइए। उत्तर, हमारे क्षेत्र में विकास की असीम संभावनाएं हैं, क्योंकि हमारा क्षेत्र छत्तीसगढ़ प्राकृतिक संसाधनों खनिजों से संपन्न है। अतः यहाँ सुनियोजित दोहन कर विकास योजनाओं को बढ़ावा दिया जा सकता है। इस विकास की योजना में सरकार को इस बात पर ध्यान देना होगा कि जिन क्षेत्रों में बड़ी उत्पादन इकाइयाँ स्थापित होती है वहाँ स्थानीय लोगों की सहमति एवं सहयोग अवश्य प्राप्त करे। छत्तीसगढ़ अभी तक लागू की गई विकास योजनाओं में ऐसा कोई विरोधाभास दिखाई नहीं दिया जिससे जनता या स्थानीय लोगों को सरकार या कंपनी के विरुद्ध कोई बड़ा आंदोलन करना पड़ा हो। हाँ, पर्यावरण संबंधी समस्याएं अवश्य पैदा हुई है।
इस हेतु संबंधित संस्थानों के उचित प्रयास कर उन समस्याओं के समाधान का भी प्रयास किया गया है। उदाहरण के लिए कोरबा जिले में एनटीपीसी को विद्युत उत्पादन इकाई के कारण हजारों टन राख इकट्ठी हो जाती थी, जो पर्यावरण के लिए एक समस्या बन गई। इस राख का उपयोग अब सड़क निर्माण में करके उस समस्या का निदान किया जा रहा है। कोरबा जिले में औद्योगिक इकाइयाँ होने के कारण पर्यावरण संरक्षण हेतु सरकार के साथ यहाँ के लोगों ने भी सामूहिक प्रयास किए हैं। इसी का परिणाम है कि कोरबा जिले में कुल भूमि का 60% क्षेत्र वनाच्छादित पेड़ों से युक्त हो चुका है। प्रश्न, एक अनुच्छेद लिखिए कि भारत को कैसे विकसित किया जा सकता है। उत्तर, भारत के विकास की रूपरेखा। भारत एक विकासशील देश है। खनिज, उद्योग, कृषि एवं शिक्षा के क्षेत्र में विकास हो रहा है, किंतु यह पर्याप्त नहीं है। इसका कारण जन भागीदारी एवं जनप्रतिनिधियों का अपेक्षित योगदान नहीं। स्वास्थ्य सुविधा के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, किंतु बढ़ती आबादी से प्रयास जो है वो विफल हो जा रहा है। शिक्षा की सुविधा बढ़ाई जा रही है, किंतु शिक्षा स्तर अपेक्षानुकूल विकसित नहीं हो रहा है। नारी शिक्षा, ग्रामीण शिक्षा और प्रौढ़ शिक्षा के विकास के लिए बहुत ज़रूरत है। सर्वांगीण विकास के लिए संपूर्ण समाज में जागृति आवश्यक है, तभी देश का विकास हो सकता है। जमाखोरी, कालाबाजारी, भ्रष्टाचार जैसे कलंकों से मुक्ति ही विकास की सीढ़ी होगी। प्रश्न क्रमांक 9, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के लिए क्या क्या उपाय करना चाहिए? अपने विचार लिखिए। उत्तर, महिलाओं की बेहतर शिक्षा के उपाय। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका शिक्षा की पर्याप्त सुविधा हो। दूसरा, ज़्यादा से ज़्यादा महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति हो। तीसरा, प्रौढ़ शिक्षा केंद्र में भी महिला शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। चौथा, निःशुल्क पाठ्य सामग्री और शिक्षा की व्यवस्था होनी चाहिए। पांचवा, प्रचार प्रसार के साधनों द्वारा महिला शिक्षा का महत्व को बताना चाहिए। प्रश्न क्रमांक 10, टिप्पणी लिखिए। पहला, शिशु मृत्यु दर। राज्य सरकारों के निःशुल्क और कम लागत पर शिक्षा के कारण बालिका शिक्षा का विकास हुआ। शिक्षा व्यवस्था में व्यापक परिवर्तन से शिशु मृत्यु दर में कमी आ गई है। दूसरा, बीमारी पर खर्च किया गया व्यय। शिक्षा के साथ आने वाली जागृति से बीमारी के प्रति लोग सचेत हो गए हैं। अनेक बीमारियों के टीके लगने से बीमारियां कम हुई हैं। सरकार बीमारी पर जितना व्यय करती है, उस और सामाजिक संस्थाओं की भी पहल आवश्यक है। तीसरा, स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवारों का प्रतिशत। स्वच्छ पेयजल प्राप्त करने वाले परिवार का प्रतिशत बहुत ऊंचा हुआ है। तालाबों के निस्तारीकरण के बाद कुएं से स्वच्छ जल प्राप्त करना आवश्यक हो गया है। नगरीय क्षेत्रों में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था है। ग्रामीण क्षेत्रों में जन जागृति के बाद स्वच्छ पेयजल की पूर्ति के बारे में लोग सचेत हैं। चौथा, वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोगों का प्रतिशत। वर्ष भर में 6 महीने से कम रोजगार प्राप्त करने वाले लोग लगभग 40% है। इन्हें दैनिक रोजगार, मनरेगा, आकस्मिक रोजगार से काम नहीं मिलता है। ये कुशल मजदूर न होने के कारण कई स्थानों पर कार्य करने में सक्षम नहीं होते हैं। प्रश्न क्रमांक 11, गांव के विकास का लक्ष्य क्या होना चाहिए? उत्तर, गांव के विकास का लक्ष्य, पहला, सड़क निर्माण। दूसरा, प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र। तीसरा, शुद्ध पेयजल की प्राप्ति। चौथा, सार्वजनिक स्वच्छता। पांचवा, सुनियोजित सार्वजनिक वितरण प्रणाली। छठवां, प्रत्येक भाग में शिक्षा केंद्र अथवा विद्यालय की व्यवस्था। सातवां, सार्वजनिक ग्रंथालय। प्रश्न क्रमांक 12, उड़ीसा राज्य में उद्योगों की स्थापना से विरोधाभास क्यों उत्पन्न हो रहा है? लिखिए। उत्तर, विकास राष्ट्र का लक्ष्य है। जिन राज्यों में पर्याप्त संसाधन है, वहाँ विकास की संभावनाएं भी अधिक है। उड़ीसा संसाधन संपन्न राज्य होने के बावजूद उद्योग की स्थापना से विरोधाभास उत्पन्न होने के प्रमुख कारण इस प्रकार है। पहला, भूमि से विस्थापित होना। जहाँ कारखाना खोले जाएंगे वहाँ से लोगों को हटाया जाएगा। इससे उनके पुनर्वास की समस्या उत्पन्न होगी।
यदि विस्थापन सही ना हो तो विस्थापित लोगों के सामने जीवन यापन की समस्या उत्पन्न हो जाएगी। दूसरा, कृषि कार्य की कमी। उद्योगों से होने वाले प्रदूषण पर सरकार ने नियंत्रण नहीं लगाया तो कृषि भूमि पर भी प्रदूषण का प्रभाव पड़ता है। कारखानों में मजदूरी अधिक मिलने के कारण मजदूर खेती में काम करना पसंद नहीं करते। तीसरा, नियमित रोजगार की कमी। जो मजदूर कृषि कार्य ही कर रहे हैं उनको यदि कृषि भूमि से अलग होना पड़े तो उनके सामने नियमित रोजगार की समस्या उत्पन्न हो जाती है। सभी मजदूर कारखानों में काम नहीं कर सकते, उन्हें कृषि रोजगार ढूंढने अन्यत्र स्थान पर जाना पड़ सकता है। चौथा, संस्कृति और आजीविका का समापन। उद्योगों में अनेक प्रकार के लोगों की आवश्यकता पड़ती है। विविध स्थानों से लोगों के आने के कारण मूल संस्कृति में परिवर्तन हो जाता है। जो लोग स्थानीय स्तर के कृषि संबंधी कार्य करते हैं उन्हें नए कार्य सीखना कठिन हो जाता है, उनके सामने आजीविका की समस्या उत्पन्न हो जाती है। पांचवा, जल स्रोतों की कमी। उद्योगों में जल की खपत अधिक होती है। भूमि के अधिग्रहण से अनेक जल स्रोत भी समाप्त हो सकते हैं। कृषि भूमि का अधिग्रहण होने पर जल का रिसाव एवं प्राप्ति पर प्रभाव पड़ता है। प्रश्न क्रमांक 13, महिला शिक्षा विकास के उत्तम उपाय क्या हो सकते हैं? उत्तर, देश की स्वाधीनता के बाद महिला शिक्षा का विकास कम हुआ। महिला शिक्षा विकास के लिए कई उपाय किए जा सकते हैं। पहला, ग्रामीण क्षेत्रों में बालिका विद्यालय स्थापना की ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिए। दूसरा, बालिकाओं के विकास के लिए अधिक संख्या में महिला शिक्षिकाओं की नियुक्ति की जानी चाहिए। तीसरा, गांव में सुविधानुसार प्रौढ़ शिक्षा केंद्र खोले जाने चाहिए। प्रौढ़ महिलाओं की आवश्यकता एवं सुविधा के अनुसार शिक्षा का समय निर्धारित हो। चौथा, महिलाओं को निःशुल्क पाठ्य सामग्री प्रदान की जाए एवं उनके लिए शिक्षा व्यवस्था भी निःशुल्क या अल्प शुल्क पर हो, जिससे बालिकाओं में पढ़ने की इच्छा जागृत हो। पांचवा, प्रचार प्रसार साधनों में महिला शिक्षा के महत्व को अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना चाहिए। महिला शिक्षा के लाभ से समाज को अवगत कराया जाए, तभी महिला शिक्षा का विकास संभव है। प्रश्न क्रमांक 14, आर्थिक विकास से आपका क्या अभिप्राय है? किसी भी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए किन किन मापक सूचकों का प्रयोग किया जा सकता है? व्याख्या कीजिए। उत्तर, किसी अर्थव्यवस्था की वास्तविक राष्ट्रीय आय में दीर्घकालीन वृद्धि ही आर्थिक विकास है। किसी देश के आर्थिक विकास को मापने के लिए प्रायः राष्ट्रीय आय व प्रति व्यक्ति आय सूचकों का प्रयोग किया जाता है। पहला, राष्ट्रीय आय। राष्ट्रीय आय एक देश के सामान्य निवासियों द्वारा एक लेखा वर्ष में उत्पादित अंतिम वस्तु एवं सेवाओं का जोड़ है। दूसरा, प्रति व्यक्ति आय। किसी देश की कुल आय को कुल जनसंख्या से भाग देकर जो आय प्राप्त होती है उसे औसत आय कहा जाता है। इसके अलावा कुछ अन्य सूचक भी हो सकते हैं, जिनमें पहला, शिशु मृत्यु दर। किसी वर्ष में पैदा हुए 1000 जीवित बच्चों में से 1 वर्ष की आयु से पहले मर जाने वाले बच्चों का अनुपात दिखाती है। दूसरा, साक्षरता दर। 7 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोगों में साक्षर जनसंख्या का अनुपात है। तीसरा, निवल उपस्थिति अनुपात। 6 से 10 वर्ष की आयु के स्कूल जाने वाले कुल बच्चों का उस आयु वर्ग के कुल बच्चों के साथ प्रतिशत है। प्रश्न क्रमांक 15, विकासशील अर्थव्यवस्था की व्याख्या कीजिए। उत्तर, विकासशील अर्थव्यवस्था को कम विकसित अर्थव्यवस्था भी कहा जाता है। ये वे देश होते हैं जिनका जीवन स्तर निम्न होता है, औद्योगिक आधार तथा मानव विकास सूचकांक भी निम्न होता है। इन देशों की प्रति व्यक्ति आय विकसित देशों की तुलना में कम होती है। ये देश कृषि पर अधिक निर्भर होते हैं तथा इनकी उत्पादन की तकनीकें काफ़ी पिछड़ी हुई होती है। ये देश आर्थिक विकास को प्राप्त करने के लिए प्रयासरत होते हैं। इन देशों में प्राकृतिक व मानवीय संसाधन तो पर्याप्त होते ही है, परंतु इनका कुशलतम प्रयोग नहीं किया जाता है। भारत भी एक विकासशील देश है जो अपने विकास के पथ पर अग्रसर है। अभी भारत को विकसित देश बनने में काफ़ी कुछ करना और बाकी है।
तो बच्चों, इसी के साथ ही हमारी आज की क्लास यहीं पर समाप्त होती है। मैं उम्मीद करता हूँ आपको मेरी क्लास पसंद आई होगी। इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद।